वेलकम टू स्वास्थ्य ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग 12th क्लास में केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है द सॉलिड स्टेट उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले जान लेते हैं हम लोग कि मैटर का जो स्टेट होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम लोगों के केमिस्ट्री में 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर का एक चैप्टर है जिसमें मेनली गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ते हैं और थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के बारे में भी पढ़ते हैं। लिक्विड स्टेट के बारे में बहुत सारा जो है सो इन्फॉर्मेशन आपको फिज़िक्स के सिलेबस में मिलेगा, केमिस्ट्री में कम मिलता है। तो 3 स्टेट मैटर का है हम लोगों के पास मेनली, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। तो गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट जो दो हम लोगों के पास स्टेट्स ऑफ मैटर है वो 11th क्लास का सिलेबस है और 12th क्लास के सिलेबस में मेनली हम लोगों को चैप्टर दिया गया है द सॉलिड स्टेट। तो आइए हम लोग जान लें कि सॉलिड स्टेट में क्या ख़ास बात है। तो सॉलिड्स में हम लोग कहते हैं कि दो चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। एक तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है सो मैक्सिमम होता है। गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट, इन तीनों में अगर कंपैरिजन करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे कम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है सो इसमें मिनिमम होता है। दो चीज़ हो गया कि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मिनिमम होगा, ये दो चीज़ है। इसके अलावा सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है वो फिक्स्ड रहता है और डिटेल में अगर हम लोग जाएं तो कहते हैं कि फ़िक्स्ड पोजीशन पे वो थोड़ा सा ऑसिलेट करते रहता है। कोई भी एटम जो है सो एकदम से 100% फिक्स नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसमें मॉलिक्यूलर लेवल पे जाएं तो वाइब्रेशन होते रहता है, बट वो वाइब्रेशन एक फ़िक्स पोजीशन को मीन पोजीशन मानते हुए थोड़ा सा लेफ़्ट राइट या अप डाउन होते रहेगा। तो कहते हैं कि इसमें पोजीशन जो है सो पोजीशन ऑफ constituent particles is fixed। constituent particles का पोजीशन फिक्स रहता है। फिर आगे जो सॉलिड के बारे में हम लोगों को प्रॉपर्टी जानना है वो है कि इसका पार्टिकल्स जो है सो रिजिड रहता है सॉलिड का। और एक बहुत पुराना सा इन्फॉर्मेशन है जो आप बार बार पढ़ते होंगे, जब भी मैटर के बारे में चर्चा शुरू हुआ होगा आपका साइंस का पढ़ाई क्लास 8 से, उस समय से आप जानते होंगे कि इन सबों का, सॉलिड्स का जो है सो डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है और शेप होता है। मास, वॉल्यूम और शेप सब जो है सो डेफिनेट होता है सॉलिड का। गैस और लिक्विड के केस में ये तीनों बात जो है सो डेफिनेट नहीं होता है, बदलते रहता है। गैस को जिस बर्तन में रख दें उसी का शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। वॉल्यूम गैस का जो है सो जिस बर्तन को रख दें उसी का ऑक्यूपाई कर लेता है। मास सिर्फ गैस का कांस्टेंट होता है। और सॉलिड के केस में मास, वॉल्यूम और शेप सब कुछ डेफिनेट होता है। तो ये सब हम लोगों के पास जो है सो सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सॉलिड्स को क्लासीफाई कैसे करते हैं। तो सॉलिड्स को मेनली दो टाइप से क्लासीफाई किया गया। एक को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो एक है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या डिफरेंस है और क्या क्या दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दोनों एक साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में बताया गया कि जो इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उन सभी पार्टिकल्स के बीच में एक फ़िक्स्ड डिस्टेंस होता है और इसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो लगातार लंबी दूरी तक रिपीट होता हुआ दिखाई देता है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, लंबी दूरी तक ये पार्टिकल्स आपको इस डायरेक्शन में रिपीट होता हुआ दिखाई देगा। बोर्ड पे तो हम लोग 2 डायमेंशन ही बनाते हैं, बट एक्चुअली अगर 3 डायमेंशन में भी जाएं तो वो इस डायरेक्शन में भी वो फिक्स्ड डिस्टेंस पे पार्टिकल्स का रिपीटेशन मिलेगा। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स पार्टिकल्स का जो ये पोजीशन है ये आपको
रेगुलर फिक्स्ड डिस्टेंस पे रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। इसमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो रैंडमली होता है। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर वाला। इसमें था लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, और एमॉर्फस सॉलिड में होता है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो ये जो है सो हम लोगों का सबसे मेन जो है सो डिफरेंस है। दूसरा, इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट को चेक किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट के लिए यहाँ पे टर्म हम लोग यूज़ करते हैं शार्प। तो दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और इसमें हम लोग कहेंगे देयर मेल्टिंग पॉइंट इज़ नॉट शार्प। इन समूह का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, दैट इज़ एग्जैक्ट नहीं होता है, मेल्टिंग पॉइंट का रेंज होता है। जैसे अगर कहते हैं कि किसी एमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली 200 डिग्री सेल्सियस पर ही वो मेल्ट करेगा। हो सकता है कि वो 199.5 डिग्री पर मेल्टिंग शुरू हो जाए और 200.5 डिग्री पर जा करके जो ख़त्म हो जाए। तो रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट इसमें होगा, शार्प नहीं होगा। इसमें क्या है, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट आपको देखने को मिलता है एमॉर्फस सॉलिड में। फिर एक पॉइंट इसमें बताया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप किसी तेज़ धार वाले चाकू से काटेंगे तो जो दो सरफेस मिलेगा वो दोनों सरफेस स्मूथ सरफेस मिलेगा। तो इसमें हम लोग सिंपली लिख देंगे कि दे गिव स्मूथ सरफेस। कब देगा स्मूथ सरफेस? जब किसी तेज़ धार वाले चाकू से हम लोग काटेंगे उसको तब। और इसके केस में कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड में कहते हैं कि इसमें जो सरफेस मिलेगा वो रफ़ मिलेगा। यहाँ हम लोग छोटा सा लिख सकते हैं कि दे गिव रफ सरफेस। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनआइसोट्रॉपिक होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक। ये टर्म जो है सो हमको एक्सप्लेन करना है। ये टर्म अभी आप नोट कर लेंगे, इसको आगे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है एनआइसोट्रॉपी। तो एनआइसोट्रॉपी को हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करें? जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास एक ये सॉलिड है, तो सॉलिड में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इस दोनों को मेज़र करते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रेसिस्टेंस को मेज़र करते हैं इस सॉलिड में। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का अगर एग्जांपल है, तो इसमें इस डायरेक्शन में जब हम लोग रेसिस्टेंस का वैल्यू मेज़र करते हैं तो मान लिया कि x आया, और फिर उसको इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में जब हॉरिजॉन्टली हम लोग मेज़र करते हैं इस डायरेक्शन में, तब उसका जो वैल्यू रेसिस्टेंस का है वो आया y। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन का चेंज करने से रेसिस्टेंस का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो बदल के आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉपर्टी किसी सॉलिड में है तो उस सॉलिड को हम लोग कहेंगे एनआइसोट्रॉपिक। उस सॉलिड को हम लोग करेंगे एनआइसोट्रॉपिक, और ये जो प्रॉपर्टी है इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम दे देते हैं एनाइसोट्रॉपी। एनाइसोट्रॉपी को लिखना अगर चाहते हैं तो कैसे हम लोग लिखेंगे कि व्हेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी इज dependent on the direction of measurement, it is called anisotropy। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का जब वैल्यू डायरेक्शन ऑफ मेज़रमेंट पर डिपेंड करता है, उस पर बदल जाता है। डायरेक्शन ऑफ मेज़रमेंट अगर हम लोग चेंज कर दें तो रेसिस्टेंस का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू अगर बदल जाता है तो उस तरह के सॉलिड को हम लोग कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक।
और ये जो सॉलिड का बिहेवियर है वो कहलाता है एनाइसोट्रॉपी। और ये किसका प्रॉपर्टी है? तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी होता है। अब इसको थोड़ा सा और एग्जांपल से हम क्लियर कर दें, इसको आप नोट कर लेंगे। और ग्रेफाइट जो है सो हम लोगों के पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अच्छा एग्जांपल है। और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट में हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और उसका जो हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन पर फ्री होता है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं तो ये हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। यहाँ ऐसा सिचुएशन रहता है, एक लेयर ये, फिर एक लेयर ये। तो ये ग्रेफाइट में हर एक जगह पे यहाँ पे क्या है कि हर कार्बन पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, और ये जो दोनों लेयर है इस दोनों के बीच में जो है सो गैप रहता है। तो ये जो गैप है इसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे वान डेर वाल फोर्स की वजह से ये दोनों लेयर एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। तो दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकता है, यही कारण है कि ग्रेफाइट सॉफ्ट नेचर का होता है। तो हर कार्बन के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दिस एक्सिस, इस एक्सिस पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, मूव कर सकता है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा जो कार्बन है उधर वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बट इस लेयर का इलेक्ट्रॉन अगर इस लेयर में आना चाहे तो यहाँ पर बीच में क्या है, गैप है, और ये गैप वो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता है। इस वजह से अगर इस डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चेक करें तो वो आपको यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा, एक्चुअली नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, इस एक्सिस पर ज़्यादा होगा, और इधर एक्स एक्सिस पर रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो डायरेक्शन बदलने से रेसिस्टेंस का वैल्यू आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बदल जाता है। इसीलिए ग्रेफाइट को हम लोग कहते हैं कि ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट इज़ एनाइसोट्रॉपिक, और एनाइसोट्रॉपी जो है सो किसका प्रॉपर्टी है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रॉपर्टी है। ऐसे सुनने में लगता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस तो इसमें ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज्ड होता है, तो सारे डायरेक्शंस में तो सेम होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि भले ही ये डिस्टेंस फिक्स है, बट स्टिल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ईजी होता है और इधर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुश्किल होता है। दैट्स वाई व्हेन डायरेक्शन इज चेंज्ड देन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इज ऑल्सो चेंज्ड, and this type of property is known as anisotropy, and the solid is called anisotropic, which is characteristic of crystalline solid। तो ये बात क्लियर। एक और एग्जांपल से हम आपको अभी एक्सप्लेन कर दें एनाइसोट्रॉपी को। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में पार्टिकल्स को हम ऐसे अरेंज कर देते हैं, हम लोगों के पास मान लेते हैं कि ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऐसा सिस्टम है। और दूसरा जो पार्टिकल्स है, 2 तरह का पार्टिकल्स मान लेते हैं, कोई सोडियम फ्लोराइड जैसे है या और भी कोई सॉलिड है, तो 2 तरह के पार्टिकल्स मान लेते हैं कि बना हुआ है। तो एक पार्टिकल को हम बड़े से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक पार्टिकल को छोटे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ फिर से छोटा पार्टिकल का लेयर है, सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर। तो ये अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको एक बड़ा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल, एक छोटा पार्टिकल ऐसा मिल रहा है। लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो आपको लगातार क्या है, बड़ा पार्टिकल मिल रहा है। इस डायरेक्शन में ऐसे जाते हैं तो लगातार क्या है, छोटा पार्टिकल मिल रहा है। तो इस डायरेक्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आपको क्या दिख रहा है, इस डायरेक्शन से डिफरेंट दिख रहा है। भले ही ये हम लोगों का क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये जो सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ डायरेक्शन बदलने से प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर जाएगा। तो आई होप कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों के पास क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस सॉलिड का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी था और उसका डिफरेंस भी हो गया। अब एग्जांपल्स एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ फेमस एग्जांपल हम लोग जान लेते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में, यहाँ क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखेंगे, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होगा मेटल्स, डायमंड, ग्रेफाइट और बहुत सारा आयनिक कंपाउंड आप लिख सकते हैं, जैसे NaCl है, K2SO4 है, ये सब क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल बताना चाहते हैं तो सबसे फेमस एग्जांपल ग्लास है, पॉलीमर
कोई भी पॉलीमर अगर आपको दिख रहा है तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। फिर हम लोगों के पास जैसे वुड है, ये है, वैक्स है, तो ये सब क्या है, एमॉर्फस सॉलिड का एग्जांपल हो जाएगा। तो सॉलिड का जो दो टाइप था, क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस, ये हम समझते हैं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है हम लोगों के पास क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड एंड कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ये जो है सो 4 टाइप का हम लोगों के पास सॉलिड्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर है मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम लोग आगे 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का भी 3 टाइप होता है। एक हम लोग कहते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो ये जो है सो मॉलिक्यूलर सॉलिड का भी 3 टाइप होता है। अब आइए हम लोग इसको अलग से एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में सबसे ज़रूरी बात क्या है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबका कोई भी हो, चाहे वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो या नॉन पोलर हो या फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड हो, इस सब का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है। तो इसीलिए इसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कह देते हैं। ये चीज़ तो क्लियर है। दूसरा जो है सो हम लोग इसमें जो क्लासिफिकेशन लिख रहे थे, पोलर और नॉन पोलर, तो पोलर और नॉन पोलर 11th क्लास में आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। पोलर कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जिसका कुछ डाइपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर कंपाउंड वो होता है जिसका डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में अगर हम लोग बात करें, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में बात करें, तो वैसा मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि डाइपोल मोमेंट शो करेगा। जैसे हम लोगों के पास HCl है या फिर NH3 है, तो इन सबों को अगर सॉलिड स्टेट में आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है इन सबों का सॉलिड स्टेट कब एग्जिस्ट करेगा, जब ये बहुत लो टेम्परेचर पे होगा। तो ये जो है सो हम लोगों का पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कब होगा, तो जब डाइपोल मोमेंट 0 होगा। तो डाइपोल मोमेंट 0 का एग्जांपल में क्या होगा आपके पास, जैसे H2 है। अब हाइड्रोजन एटम में तो डाइपोल मोमेंट होगा नहीं। जैसे आयोडीन है, तो I2 में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो है सो हम लोगों के पास एग्जाम्पल हो जाएगा। और इन सबों का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो क्या है, तो मॉलिक्यूल है। और तीसरा था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा हम लोगों के पास है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में आपको याद होगा कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये 3 एटम से अगर हम लोगों का कोई कंपाउंड बना है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का पॉसिबिलिटी है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इन मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है हम लोगों के पास आइस, H2O है, और ये आइस जो है सो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इन सबों के बारे में क्या है कि ये सब मॉलिक्यूलर सॉलिड में हम लोग देख रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल्स है, तो इन सबों में कंडक्शन का कोई चांस नहीं बनता है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी हीट को कंडक्ट उतना नहीं कर पाएंगे। आइस से रिलेटेड कई सारा बात आपको पता है कि जैसे आइस अगर किसी तालाब में या झील में ठंडे जगह पे जम जाता है तो ऊपरी लेयर सरफेस जो है सो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर मान लेते हैं माइनस में है, -2 डिग्री 3 डिग्री, तो ऊपरी लेयर जो है सो पानी का जम जाएगा। और आइस चूँकि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट है तो उसके नीचे वाला लेयर जो है सो वहाँ तक हीट जो लो टेम्परेचर है वो नहीं पहुंचता है, और आइस के नीचे का लिक्विड वाटर जो है सो वैसे का वैसे ही रहता है। और आइस का डेंसिटी कम होता है वाटर से, इस वजह से वो तैरते रहता है। तो आइस का एक लेयर जम जाता है, बट उसके नीचे पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है, और उसमें जो एक्वाटिक लाइफ है प्लांट्स का और एनिमल्स का, वो आराम से सर्वाइव कर पाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं ये सब नॉन कंडक्टर होंगे हम लोगों के हीट के। फिर है हम लोगों के पास दूसरा जो था वो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिखा था, सेकेंड एग्जाम्पल, दैट सेकेंड एग्जाम्पल वाज आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर हम लोग देखें तो आयनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, आयंस। आयंस में
पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। सबसे फेमस एग्जांपल हम कहते हैं NaCl। अब NaCl में सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन है। तो इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स काम करता है? तो इन दोनों के बीच में हम लोग कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। इसीलिए ये जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तो हीट और इसका जो है सो कंडक्शन, अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये नॉन कंडक्टर होगा जब सॉलिड स्टेट में रहेगा तब, क्योंकि दोनों आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वो दोनों मूव नहीं कर पाएगा। बट इन लिक्विड स्टेट, मोल्टेन स्टेट या फिर एक्वस स्टेट में अगर हम लोग बात करें तो आयंस आर फ्री टू मूव और उस समय ये कंडक्ट कर पाएगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये इसका जो है सो खास प्रॉपर्टी होता है। बाकी चीज़ कि ये सॉलिड जो है सो मेल्टिंग पॉइंट इस सब का काफ़ी हाई होगा, ये सब वाटर में इजीली सॉल्युबल होगा और ये सब जो है सो ब्रिटल होगा, हार्ड होगा, ये सारा कुछ जो है सो इस सब की प्रॉपर्टी में है। इन सबों से रिलेटेड NCERT में आपको ना एक टेबल दिखेगा। उस टेबल को अगर आप एक बार ध्यान से देख लेंगे तो एग्जांपल्स के साथ आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा हम लोगों के पास था वो था मेटालिक सॉलिड। थर्ड में है मेटालिक सॉलिड। तो इस सब का एग्जाम्पल मेटालिक सॉलिड का सारा मेटल, ट्रांजिशन मेटल जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, प्लैटिनम है, ये सब, या फिर अल्कली मेटल भी, सोडियम, पोटासियम, ये सब हम लोग कह सकते हैं, ये सब मेटालिक सॉलिड है। तो मेटालिक सॉलिड में होता है एक इलेक्ट्रॉन C मॉडल। इलेक्ट्रॉन C मॉडल है। इसमें बताया गया कि हर एक मेटल पे जो है सो एक पॉजिटिवली पार्ट होता है जो उसको कर्नल कहते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फिर जो है सो मेटल का एक पॉजिटिव पार्ट होता है कर्नल और फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है जो इधर उधर मूव कर सकता है। तो ये मेटल को, ये वाला इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, इस इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचता है। तो इस दोनों में जब इधर से अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पे इधर से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो फिर इसके और इसके बीच में जो है सो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड काम करने लगता है और उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मेटालिक बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है बीच में ये फ्री है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है। इसी वजह से इसको हम लोग कहते हैं क्या, कि ये करंट को या हीट को कंडक्ट कर पाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन C मॉडल है जो कंडक्शन को एक्सप्लेन कर पाता है। और इसके बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, तो मेटालिक बॉन्ड है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो सारा का सारा मेटल आप इसका एग्जाम्पल कह सकते हैं। और लास्ट में जो फोर्थ एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन है वो है कोवेलेंट या फिर नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड जो है सो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी एटम्स रहता है और इसमें कोवेलेंट बॉन्ड जो है सो अट्रैक्शन फोर्स रहता है। ये यहाँ पे ध्यान में रखना होगा। और इसका जो हम लोगों के पास फेमस एग्जांपल है वो है सिलिकॉन कार्बाइड है या फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड है, ये सब इसका एग्जांपल आप कह सकते हैं। सॉलिड स्टेट का जो है सो हम लोगों का पहला लेक्चर है और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में, फिर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो 4 टाइप का क्लासिफिकेशन है उसके बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको नोट्स है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। PDF में नोट्स आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे आप स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स को सर्च करें और नंबर जो है सो ये वाला नंबर है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे आपको उसमें लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। और आने वाले वीडियोस में हम लोग पूरा सॉलिड स्टेट चैप्टर को कंप्लीट जो है सो पढ़ेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना तो उसके लिए भी इस फ़ोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे रेगुलर टेस्ट, फिर हर टॉपिक का जो है सो डिटेल में जो है सो एक्सप्लेनेशन और जो भी क्वेश्चंस आपको पूछना रहेगा वो व्हाट्सएप करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये सारा फ्रीडम आपको जो है सो ऑनलाइन क्लासेस में मिल सकता है। ऑनलाइन क्लास 12th क्लास के लिए या फिर JEE और नीट बैच के लिए अलग से चल रहा है। दिन में एक 3 बजे से बैच चलता है और एक जो है सो रात में 9 बजे से बैच चलता है। और ऐसे यूट्यूब पे तो सारा चैप्टर्स का वीडियो आपको अपलोड मिलता ही रहेगा। और होप कि ये जो है सो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।